बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज 30 ईयर ओल्ड मैन है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसको फ्रैक्चर ऑफ फीमर हो गया। 2 दिन के बाद उसको सडन ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होगी और जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज है वो उसकी क्या है, फैट एम्बोलिज्म। अगर किसी भी लार्ज बोन का फ्रैक्चर होगा, अगर उसके बाद किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथलेसनेस डेवलप हो जाती है तो उसकी कॉज में फैट एम्बोलिज्म आता है। अब हम एम्बोलिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एक आपको होता है पल्मोनरी एम्बोलाई, दूसरा होता है आर्टीरियल एम्बोलाई, फैट एम्बोलाई, एयर एम्बोलाई होता है और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई होता है। सबसे पहले आते हैं पल्मोनरी एम्बोलाई। जो पल्मोनरी एम्बोलाई है, इसकी जो इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सडन डेथ होती है ये पल्मोनरी एम्बोलाई, और यूजुअली ये इमोबिलाइज्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के अंदर होता है या फिर जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर ये ऐसे पेशेंट जिनकी मोबिलाइजेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है और जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। सडन डेथ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमन कॉज है या इंपॉर्टेंट कॉज है सडन डेथ की। इमोबिलाइजेशन की वजह से आपको वीनस थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है इमोबिलाइजेशन की वजह से। थ्रोम्बस अपनी जगह से टूटता है और आपकी पल्मोनरी आर्टरी तक ट्रैवल कर जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। पल्मोनरी एम्बोलाई में इंपॉर्टेंट कॉज है सडन डेथ की। ये इमोबिलाइज पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के अंदर होता है और क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में होता है। इमोबिलाइजेशन की वजह से आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वहाँ पे वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है और थ्रोम्बस अपनी जगह से हिलता है और आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में जाके लॉज हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। अब जो आर्टीरियल एम्बोलाई होते हैं, आर्टीरियल एम्बोलाई ज़्यादातर आपके म्यूरल थ्रोम्बस से अराइज करते हैं। ऐसा थ्रोम्बस जो किसी न किसी आपके हार्ट के चैम्बर के अंदर होता है या फिर आपकी मेजर आर्टरी में जो थ्रोम्बस होगा वहाँ से एक एम्बोलाई बनता है, वहाँ से थ्रोम्बस टूटता है। म्यूरल थ्रोम्बस से आपके आर्टीरियल एम्बोलाई आते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आती हैं जो आपकी कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं, लार्ज आर्टरीज में होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपकी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी MCA के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपको सेरेब्रल इन्फाक्शन और अल्टीमेटली स्ट्रोक हो जाता है। MCA की वजह से ये होता है और कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस में होता है। और जब मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को ऑक्लूड करेगा एम्बुलस तो उसकी वजह से आपको सेरेब्रल इन्फाक्शन डेवलप हो जाती है। अब जो फैट एम्बुलाई होता है इसमें ये पार्टिकल्स होते हैं आपकी बोन मैरो के ही, या फिर आपका फैटी टिश्यू होता है जो स्वेयर फ्रैक्चर्स की वजह से बन जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा, जब किसी का स्वेयर फ्रैक्चर होता है या लार्ज बोन का फ्रैक्चर होता है, जो बोन मैरो के ही पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो आपका जो फैट होता है, फैटी टिश्यू होता है, उसकी वजह से आपको फैट एम्बोलाई बन जाता है। अब नेम से ये शो करें, पल्मोनरी एम्बोलाई पल्मोनरी आर्टरी के अंदर था, आर्टीरियल एम्बोलाई आपकी लार्ज आर्टरीज के अंदर या मेजर आर्टरी में या फिर आपके हार्ट के चैम्बर से आता है। जो फैट एम्बोलाई है वो फैट ही होता है, फैटी टिश्यू होगा या फिर बोन मैरो का टिश्यू होकर ये फ्रैक्चर्स के बाद होता है। जो एयर एम्बुलेंस होता है इसमें एयर ही होती है। ये जब आपकी एयर एंटर कर जाती है आपकी सर्कुलेशन के अंदर, जब आपको पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी होती है या फिर आपकी क्रिमिनल एबॉर्शन के अंदर, जब आप क्रिमिनल एबॉर्शन कराते हो या फिर जो पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी होती है उसमें आपको एयर एम्बुलेंस बन जाता है। और ये डीप सी डाइवर्स के अंदर भी एयर एम्बुलेंस होता है क्योंकि उनको डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है जब वो तेज़ी से सरफेस के ऊपर आते हैं। जब वो डेप्थ से तेज़ी से सरफेस के ऊपर आते हैं तो उनको डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है, उसकी वजह से भी एयर एम्बोलिज्म बन जाता है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई है, ये आपका एम्बोलाई जो होते हैं ना वो आपके एमनियोटिक फ्लूइड से ही बनते हैं। जो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जब आपके एस्केप करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड आपकी मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर ये एक्टिवेट करता है आपके कोगुलेशन प्रोसेस को और बाद में आपको DIC करा देता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म DIC कराता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म DIC कराता है। और जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड आपके मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। अब इस तरह से भी बताया हुआ है कि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर आपको फ्रैक्चर के बाद होगी तो आपका फैट एम्बोलिज्म होगा। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डीप सी डाइवर्स के अंदर होती है और साथ अगर उनको चेस्ट इंजरी हुई है तो आपका एयर एम्बोलिज्म होगा। चेस्ट इंजरी के अंदर भी, चेस्ट वॉल इंजरी के अंदर एम्बोलिज्म होता है, डीप सी डाइवर्स में होता है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ड्यूरिंग लेबर या पोस्टमार्टम में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। और अगर कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर आपको सीधा लेटने पे अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो इसका मतलब है कि आपको रेट्रोस्टर्नल गॉइटर है। अब फैट एम्बोलिज्म जो होता है इसमें फैट एम्बोलिज्म जो होते हैं ना इसके सिम्टम्स 12 आवर्स के बाद आते हैं। फैट एम्बोलिज्म के सिम्टम्स 12 घंटे के बाद आते हैं। और एक 30 ईयर ओल्ड मैन है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और उसको फीमर का फ्रैक्चर हुआ और 2 दिन के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है। तो कॉज क्या होगी, फैट एम्बोलिज्म। क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर है, तो फिर उसको फैट एम्बोलिज्म होगा और 12 आवर्स के बाद फैट एम्बोलिज्म के सिम्टम्स आते हैं। अब फैट एम्बोलिज्म के बारे में क्या होता है कि हमेशा ये लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर की वजह से होता है। एक 38 ईयर ओल्ड मैन आया है जिसको पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ और
2 लीटर उसका ब्लड लॉस हो गया, 5 दिन के बाद उसकी डेथ होगी। और सीटी स्कैन जब आपने चेक किया तो आपको मल्टीपल एरियाज आपको इन्फॉक्शन के नजर आ रहे हैं। तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगी? फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म की वजह से ही डेथ होगी, क्योंकि पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ है, ब्लड लॉस तो हुआ है, लेकिन फैट एम्बोलिज्म की वजह से उसकी डेथ होगी। और जो फैट एम्बोलिज्म होता है ना, इसके सिम्टम्स 12 आवर्स के बाद आते हैं। उसके बाद आते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में पेशेंट जो होता है वो प्रोलॉन्ग लेबर वाला पेशेंट होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप और उसकी डेथ होगी। लेबर जिनकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और साथ अगर उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई है तो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। एक 40 वीक्स की प्रेग्नेंट लेडी थी, 25 आवर्स से उसकी लेबर चल रही थी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुई, उसका हार्ट रेट बढ़ गया और उसकी भी डेथ होगी। तो कॉज क्या होती है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है वो प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर या जब की डिलीवरी लंबी हो जाती है पोस्टपार्टम के अंदर होता है। अगर तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर हो रही है ड्यूरिंग लेबर या पोस्टपार्टम में, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। ये प्रेग्नेंट लेडी है जिसको लेबर पेन हो रहा था, साथ उसकी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई है। तो कॉज होगी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अब अगला इसमें दिया हुआ है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक यंग मेल पेशेंट था जिसकी कोलेसिस्टेक्टमी हुई, ठीक है, ऑपरेशन उसका हुआ, 3 दिन के बाद सर्जरी के उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, साइनोसिस हो रही है। प्रोबेबल कॉज क्या होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हमने पढ़ा कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनकी इमोबिलाइजेशन होती है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर इमोबिलाइजेशन की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है और डेथ हो जाती है। एक 55 ईयर ओल्ड मेल है जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और उसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन की भी हिस्ट्री भी है और सडन अनकॉन्शियस, एकदम से वो बेहोश हो गया और उसको जो स्ट्रोक हुआ क्योंकि उसकी सेरेब्रल आर्टरी ऑक्लूड होगी। तो कॉज क्या होगी? एम्बोलिज्म, ठीक है, इसकी एम्बोलिज्म कॉज होगी क्योंकि जो क्रॉनिक हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स होते हैं, जब आपकी जो सेरेब्रल आर्टरी अगर उसकी ब्लॉक हो गई है तो कॉज क्या होगी? एम्बोलिज्म होगी या फिर आर्टीरियल एम्बोलाई भी हो सकता है, ठीक है। और फीमेल पेशेंट है जो कि ओसीपी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही थी और उसको क्या होगा? ओसीपी के यूज़ की वजह से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कराती हैं, ठीक है। जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कराती हैं, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से वो पल्मोनरी एम्बोलिस भी करा सकती हैं। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसकी कोलेसिस्टेक्टमी आपने कराई, 8 डेज के बाद सर्जरी के उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट होगी, अचानक से उसको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया, उसके स्पूटम के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो गया, साइनोसिस हो गई है। चेस्ट पेन हुआ, स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है, साइनोसिस हो रही है, तो कॉज क्या होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी। क्योंकि कोलेसिस्टेक्टमी सर्जरी कराई है, सर्जरी के बाद अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, हिमोप्टाइसिस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, तो कॉज क्या होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होती है स्ट्रोक की पेशेंट्स के अंदर विद एट्रियल फिब्रिलेशन एम्बोलिज्म होती है, ठीक है। अगर एक एफिब वाला पेशेंट आया है, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है, एफिब वाला पेशेंट है और उसको स्ट्रोक डेवलप हो गया, अगर एफिब वाला पेशेंट है उसको स्ट्रोक डेवलप हो गया, जो कॉज होगी वो एम्बोलाई होगा। एम्बुलेंस की वजह से एफिब वाले पेशेंट्स के अंदर स्ट्रोक डेवलप हो जाता है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से आपका एम्बुलेंस थ्रोम्बस से एम्बुलेंस बना, एम्बुलेंस जाके आपकी किसी सेरेब्रल आर्टरी के अंदर लॉज हो गया और उसने वहाँ पे जाके आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई को ऑक्लूड कर दिया, तो आपको स्ट्रोक डेवलप हो गया। एक शॉपकीपर था, सडनली कोलैप्स हो गया, उसकी बिल्कुल थिन और थ्रेडी पल्स हो गई है, ब्लड प्रेशर भी उसका लो है, कोल्ड क्लैमी स्किन है, हिस्ट्री है कि सडन उसको क्रशिंग चेस्ट पेन हुआ था बिफोर कोलैप्स, ठीक है, मतलब एकदम डेथ से पहले उसको एकदम से चेस्ट में बहुत शदीद पेन हुआ था। तो डायग्नोसिस क्या होगी? मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर ऐसी होता है कि उनकी पल्स लो हो जाती है और उनको ब्लड प्रेशर उनका लो हो जाता है, स्किन उनकी बिल्कुल ठंडी हो जाती है और उनको शदीद एकदम से क्रशिंग चेस्ट पेन होता है, कोलैप्स हो, उसके बाद पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज होगी। जो वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल आई है जो बहुत अरसे से बेड रेस्ट पे थी, अब उसको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है और चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें एरियाज ऑफ इन्फेक्शन भी नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बेड रेस्ट वाली पेशेंट है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही सबसे ज्यादा हो सकता है। एक 55 ईयर ओल्ड इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है जिसको एफिब हुआ, सडन इनकॉन्शियसनेस होगी, उसके बाद उसको स्ट्रोक हो गया, तो जो कॉज होगी वो एम्बोलिज्म होगी। अगर एफिब वाले पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है तो उसको क्या होगा? एम्बोलिज्म होगा। एक पेशेंट आया जो पल्मोनरी आर्टरी की उसको एम्बोलिज्म था, तो उसका क्या होगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो उसकी ज़्यादा हो जाती है, वीक्यू उसकी ज़्यादा हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी के एम्बोलिज्म में। 50 ईयर ओल्ड मेल था, उसको प्रीवियस हिस्ट्री थी डायबिटिक रेटिनोपैथी की, एमआई हुआ, उसको स्वेयर चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, चेस्ट पेन भी हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी थी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हुआ था। जो कॉरोनरी ऑक्लूजन होगी वो एम्बोलिज्म की वजह से होती है, एम्बोलिज्म की वजह से कॉरोनरी ऑक्लूजन होगी। हेमरेजिक इन्फेक्शन हमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इन लंग्स कराते हैं। हेमरेजिक इन्फेक्शन जो होती है ना वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जब लंग्स के अंदर होती है तो हेमरेजिक इन्फेक्शन हो जाती है।
जब आपका थ्रोम्बस आता है आपके लंग्स के अंदर, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म लंग्स में होती है, तो आपको हेमरेजिक इन्फार्क्ट मिलते हैं। डीवीटी पहले लॉन्च करती है पल्मोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। डीवीटी सबसे पहले जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है फर्स्ट लॉन्च करती है आपके पल्मोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के अंदर। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो डीवीटी की, वो एम्बुला है। डीवीटी के अंदर एम्बुलस बन जाता है और जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है फर्स्ट आपकी पल्मोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस में लॉन्च करती है। अब एक पेशेंट आया है जो डायग्नोज हुआ था कि उसको पेल इन्फार्क्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस अकर? इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर या एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर आपको पेल इन्फार्क्ट होते हैं। हमने पढ़ा कि जब आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म लंग के अंदर होती है तो हेमरेजिक इन्फार्क्शन होती है, और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको पेल इन्फार्क्ट है तो किसकी वजह से होगा? एम्बुलस की वजह से या फिर इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह से। एक पेशेंट है जिसकी एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहा था पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम से, इंक्रीज रिस्क है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। एस्ट्रोजन थेरेपी वाले पेशेंट्स के अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, और ओसीपी भी जो ले लेते हैं उनके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है और अल्टीमेटली पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। फैटल टाइप ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो कि एक्सटेंसिव पल्मोनरी नेक्रोसिस कराता है, शॉक कराता है और फिर डेथ कराता है, इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही थी और पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो सकती है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर पोस्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन थेरेपी या ओसीपीज की वजह से आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। एक फीमेल है जो कि एस्ट्रोजन थेरेपी ले रही है पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से, उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। 55 ईयर ओल्ड फीमेल थी, हिमेटोलॉजिकल नॉन केस थी हिमेटोलॉजिकल डिजीज का, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ स्वेयर डिस्नी और है। एको के ऊपर उसको स्वेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई हुई है, तो एसोसिएटेड कंडीशन क्या होगी? रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बार बार उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है जिसकी वजह से हमें स्वेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी मिलती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है और स्वेयर डिस्निया भी हो रहा है, और उसको कोई ना कोई हिमेटोलॉजिकल डिजीज है। हिमेटोलॉजिकल डिजीज का मतलब है कि उसको कोई ना कोई ब्लड डिजीज है, इसका मतलब है उसको एम्बुलस या थ्रोम्बस का कोई ना कोई इशू होगा और उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ होगा और अब उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया या उसको रिपीटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। अब एक पेशेंट है जो इमोबिलाइज्ड है पिछले 6 हफ्तों से और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है और रिसेंटली उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हुआ था, इस्कीमिया भी हुआ था, और हमें ट्रायंगुलर शेप्ड हैमरेज नजर आ रहे हैं लंग्स के अंदर, तो कॉज क्या होगी? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमें चाहिए होता है एयर एम्बोलिज्म के लिए वो 100 सीसी होता है, कि 100 सीसी जब आपकी एयर आपके ब्लड के अंदर जाती है तो एयर एम्बुलेंस होता है। जो 20 ईयर ओल्ड मेल होता है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है सीधा लेटने पे, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिसकी वजह से आपको डिस्नी और वो क्या होता है? रेट्रोस्टर्नल गॉइटर। अगर एक बंदे को सीधा लेटने पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो उसको रेट्रोस्टर्नल गॉइटर होगा। जो मोस्ट कॉमन फीचर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो ये होता है कि वो क्लिनिकली साइलेंट होता है, कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है सडन डेथ की पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के अंदर। कैप्नोमीटर को हम यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मुहैया करने के लिए, और इसको एयर एम्बोलिज्म के अंदर भी यूज़ किया जाता है। कैप्नोमीटर को एयर एम्बोलिज्म के अंदर भी यूज़ किया जाता है और इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मुहैया करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद दिया हुआ एक 30 ईयर ओल्ड आप 30 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका फ्रैक्चर ऑफ फीमर हुआ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर और 5 दिन के बाद उसकी डेथ होगी, तो कॉज क्या होगी? फैट एम्बोलिज्म। अगर तो प्रेग्नेंट लेडी का भी फ्रैक्चर ऑफ फीमर हो रहा है ना तो उसको फैट एम्बोलिज्म होगा, लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसकी अगर ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर लेबर अगर डेथ हो गई है तो उसको एयर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सिनेरियो दिए हैं कि एक तो वो प्रेग्नेंट है तो इसको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी हो सकता है, लेकिन उसका जो फ्रैक्चर हुआ है ना उसकी वजह से उसको फैट एम्बोलिज्म हुआ, तो दोनों ही हम चूज कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है ना वो सडनली होता है, ठीक है, जो जबकि जो फैट एम्बोलिज्म होता है हमने पढ़ा था कि वो 12 आवर्स के बाद सिम्टम्स देता है, 12 से 72 आवर्स के बाद सिम्टम्स देता है, ठीक है। तो अगर उसकी ड्यूरिंग लेबर या फॉरेन लेबर के बाद डेथ होगी तो आपने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म करना है, लेकिन अगर उसकी 5-6 दिन के बाद डेथ हुई है और उसका फ्रैक्चर भी हुआ है तो फिर उसकी फैट एम्बोलिज्म से डेथ हुई होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फैट एम्बोलिज्म होता है वो 12 घंटों के बाद सिम्टम्स शो करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर थी, उसको स्वेयरली इंजर्ड हुई आरटीए के अंदर और उसको लेफ्ट साइडेड फीमर का फ्रैक्चर हो गया और अपनी इमरजेंसी तक पहुंचता कि उसकी डेथ हो गई, तो कॉज क्या होगी? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। क्योंकि अगर 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर है और उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, लेफ्ट साइडेड फेमरल हेड का फ्रैक्चर हो गया और इमरजेंसी के रास्ते में अगर उसकी डेथ हो गई तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा, मतलब जो फॉरेन से अगर उसको डेथ हो गई है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, लेकिन अगर उसको 12 to 72 आवर्स लगते हैं और उसका फ्रैक्चर भी हुआ है और साथ वो प्रेग्नेंट भी थी तो फिर आपने फैट एम्बोलिज्म करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको पेन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है उसकी, और हॉस्पिटल में गई तो उसको सी सेक्शन आपने करा दिया, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही
उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के पेन्स हुए, लेकिन सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल भी उसको लेके जा रहे थे, उसकी पहले ही डेथ होगी, तो कॉज होगी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 वीक्स प्रेग्नेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से उसकी डेथ होगी, तो टाइप ऑफ डेथ जो होगी ना फॉर्ट्यूलस डेथ होगी, ठीक है, फॉर्ट्यूटस डेथ होगी। अगर तो 23 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी थी और उसकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर डेथ हो गई है, तो टाइप ऑफ डेथ जो होती है वो फॉर्ट्यूस डेथ होती है। अच्छा, अब अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई है, तो वो जो डेथ होगी वो फॉर्ट्यूटस डेथ होगी। फॉर्ट्यूटस ऐसी डेथ होती है जो ऐसी डेथ जो कि उन कॉजेज़ की वजह से होती है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होती हैं। अगर एक 30 वीक फीमेल है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और उसकी 5 दिन के बाद डेथ हो रही है, तो कॉज उसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी, क्योंकि 30 वीक पेशेंट थी और उसकी 5 दिन के बाद डेथ हो रही है, तो कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी। अगर तो डेथ हो रही है उसकी हो रही है अगर तो डेथ हुई है ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन प्रेग्नेंट लेडी और कोई प्रोलॉन्ग लेबर का नहीं मेंशन किया हुआ, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का भी मेंशन नहीं किया हुआ, डिलीवरी, पोस्टमार्टम और फ्रैक्चर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो हाइपर कॉगलेबल स्टेट होती है, तो उसमें डीवीटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। अगर ना फ्रैक्चर मेंशन किया है और ना ही अगर लेबर के बारे में मेंशन किया है और सिंपल से प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से डेथ होगी, तो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म करना है। अगर तो प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी ड्यूरिंग आरटीए डेथ हुई है, तो फॉर्ट्यूटस डेथ होगी, जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड उसकी कॉज नहीं है। और अगर ऐसी पेशेंट है जिसका फ्रैक्चर भी हुआ है और वो लेबर में मतलब उसको कुछ वीक प्रेग्नेंट भी थी, तो आपने ये देखना है कि उसकी डेथ किस टाइम पे हुई है। अगर तो फॉरेन डेथ हो गई है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, और अगर कुछ टाइम के बाद हुई है तो फिर हम कहेंगे कि उसको फैट एम्बोलिज्म की वजह से उसकी डेथ हुई है। अब आगे दिया हुआ है कि एक यंग मेल था, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसका फीमर का फ्रैक्चर हो गया, 5 दिन के बाद उसकी डेथ होगी, तो टॉप्सी के ऊपर हमें सेरेब्रल पेटिकी नजर आए, तो कॉज आपकी फैट एम्बोलिज्म होगी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ गया तो फैट एम्बोलिज्म होगा। 5 दिन के बाद अगर आपका फीमर का फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट की डेथ हो रही है फैट एम्बोलिज्म की वजह से। अब 45 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया, उसके पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हो गया और वो शॉक में चला गया। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो शॉक की होती है वो एक्सटेंसिव ब्लड लॉस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पेल्विस बोन होती है जब उसका फ्रैक्चर होता है तो सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस आपके पेल्विस बोन के फ्रैक्चर होने की वजह से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, वो इमोबिलाइजेशन होती है, और जो मोस्ट कॉमन कॉज है वीनस थ्रोम्बोसिस की, वो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है। अगर आप बहुत देर तक वॉक वगैरह नहीं करोगे और इमोबिलाइजेशन वाली स्टेट में होगे तो आपको वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। वीनस थ्रोम्बोसिस की मोस्ट कॉमन कॉज प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की भी मोस्ट कॉमन कॉज इमोबिलाइजेशन है। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर आपका एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है आपका मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम होता है, और जो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है वो फैक्टर 5 लेडिन की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 5 लेडिन की वजह से आपको इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर होता है जो कि मोस्ट कॉमन है, और जो एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर होता है वो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है। जो मोस्ट डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ओसीपीज का, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कराती हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। और साथ ये कि आपकी जो ये ओसीपीज वगैरह होती हैं, या आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोमायोपैथी और कैंसर्स वगैरह भी कराती हैं। अब एक फीमेल है जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही थी, उसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं होने के। एक ओल्ड मैन है जो कि बेड रिडन था बहुत अरसे से, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई और पैल्पिटेशन डेवलप हो गई, तो कॉज क्या होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर आप बेड रिडन हो गए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो क्लिनिकली साइलेंट होता है। अगर एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होगा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक शॉपकीपर है, वो अचानक से कोलैप्स कर गया है शॉप के अंदर, और पल्स उसकी बिल्कुल थ्रेडी पल्स होगी, ब्लड प्रेशर भी उसका लो है, पल्स उसकी ज़्यादा हो गई है, 120 हो गई है, थ्रेडी वीक पल्स है, टेकिकार्डिया हो रहा है और साथ आपको वीक पल्स मिल रही है, ब्लड प्रेशर लो हुआ है, तो उसको क्या हुआ है? मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। क्योंकि अगर एक पेशेंट अचानक से कोलैप्स कर रहा है, साथ उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, साथ उसको टेकिकार्डिया हुआ है, जो कॉज होगी वो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी। एक 49 ईयर ओल्ड मैन है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है और उसका जो ब्लड फ्लो है कंप्लीटली ब्लॉक हो गया लेफ्ट लंग के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा ना लेफ्ट लंग के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली उसकी इंस्पायर्ड एयर के जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है उसके इक्वल हो जाता है। क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है तो उसकी वजह से उसका जो इंस्पायर्ड एयर वाला जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसके एल्वुलर का जो प्रेशर है दोनों का इक्वल हो जाएगा। एल्वुलर ऑक्सीजन प्रेशर लेफ्ट लंग के अंदर इक्वल हो जाएगा उसकी इंस्पायर्ड एयर के ऑक्सीजन के प्रेशर के। अब एक पेशेंट है, उसकी कोलेसिस्टेक्टमी हुई, सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है, चेस्ट पेन हो रहा है, साइनोसिस डेवलप हो गई है, जो कॉज होगी वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी।
एक फीमेल है जो कि इमोबिलाइज है पिछले 6 हफ्तों से और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई, जो कॉज होती है उसको साथ रिसेंटली मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हुआ था और ट्रायंगुलर शेप हमें हैमरेज नजर आ रहा है लंग्स के अंदर। तो जो कंडीशन होगी वो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से ही हो रहा है उसको। इसी तरह से एक पेशेंट है हमारे पास, वुमेन है, उसको डेवलप हुआ, वुमेन को जो है वो डेवलप हुआ है, डीवीटी डेवलप हो गई है लेप्रोटमी के बाद, सर्जरी के बाद अगर डीवीटी डेवलप होगी तो जो कॉज होगी वो क्या होगी, हाइपरकॉगुलेबल स्टेट होती है कि डीवीटी वाले पेशेंट्स के अंदर डीवीटी डेवलप हुई है लेप्रोटमी के बाद, एक आपकी मेजर सर्जरी हुई, आप तो एक तो आप इमोबिलाइज हो और फिर आपको डीवीटी भी डेवलप हो गई है। जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वो स्टेसिस और हाइपरकॉगुलेबल स्टेट है। स्टेसिस इसलिए क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है और हाइपर प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है वो आपकी हाइपरकॉगुलेबल स्टेट वो होती है जब आप मूव नहीं कर पाते हो, डीवीटी आपकी हाइपरकॉगुलेबल स्टेट कर देती है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि डीप वेन्स की थ्रोम्बोसिस हो रही है तो कॉगुलेबिलिटी आपकी बॉडी की बढ़ जाती है। और स्टेसिस इसलिए क्योंकि उसकी लेप्रोटमी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है। अब उसके बाद यहाँ एक पेशेंट आया है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन है और उसको ट्रीट किया गया था उसके अकॉर्डिंगली, बट सेम पेशेंट की डेथ हो गई क्योंकि उसकी वेसल्स ऑक्लूड हो गई हैं ब्रेन के अंदर। एफिब वाला पेशेंट था और उसकी ब्रेन के अंदर अगर वेसल्स ऑक्लूड हो जाएंगी तो कॉज क्या होगी, एम्बोलिज्म होगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एफिब है और उसको स्ट्रोक हो गया या उसकी ब्रेन में वेसल्स उसकी ब्लॉक हो गई हैं तो कॉज क्या होती है, एम्बोलिज्म होती है। अब एक 32 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 4 है, पैरा 2 है, एंटीनेटल वार्ड के अंदर एडमिट हुई है 32 वीक्स के ऊपर। उसकी राइट लेग के ऊपर स्वेलिंग हो गई है 3 दिनों से और डॉपलर के ऊपर डीवीटी आई है। जो मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज कराता है वो वीनस स्टेसिस होती है। वीनस स्टेसिस की वजह से आपको थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज डेवलप हो जाती है। एक 35 ईयर ओल्ड मैन है, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसको अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई और इसकी एक आंख की विजन जो है वो बिल्कुल लॉस हो गई है क्योंकि उसकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो ऑक्लूड हो गई थी। मोस्ट लाइकली कॉज क्या होती है, एम्बोलिज्म, क्योंकि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है वो एंड आर्टरी होती है, अगर वो एक दफ़ा ऑक्लूड हो जाए तो आपको विजन लॉस हो जाता है। तो एम्बोलिज्म की वजह से उसको ये सिम्टम्स आएंगे। एक पेशेंट है जिसके मोस्ट लाइकली कॉज जो है जेनेटिक कॉज है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, होमोसिस्टीन यूरिया। ठीक है, मोस्ट लाइकली टू बी जेनेटिक कॉज क्या होती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, होमोसिस्टीन यूरिया की वजह से आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है। और जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक या इनहेरिटेड कॉज होती है वो आपकी जो इनहेरिटेड मोस्ट कॉमन होती है वो आपकी क्या होती है, फैक्टर 5 लेडिन। और होमोसिस्टीन यूरिया भी एक जेनेटिक कॉज है लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होती है। कॉमन जो है ना फैक्टर 5 लेडिन है इनहेरिट कॉजेज में या जेनेटिक कॉजेज में, लेकिन जो होमोसिस्टीन यूरिया है वो रेयर है लेकिन इसकी वजह से भी आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। जेनेटिक कॉज है ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, होमोसिस्टीन यूरिया। एक पेशेंट आया है, उसको हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के अंदर रहा बहुत अरसे के लिए। अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होगी और एको के ऊपर हमें पल्मनरी हाइपरटेंशन नजर आ रही है। तो प्रोबेबल कॉज क्या होगी कि उसको रिपीटेड पल्मनरी एम्बुलाई हुए हैं क्योंकि उसकी इमोबिलाइजेशन रही है, इमोबिलाइजेशन की वजह से आपको पल्मनरी एम्बुलिस डेवलप हो जाता है। अब अगला दिया हुआ है कि एक 55 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको बोथ लेग्स की स्वेलिंग डेवलप हो गई है और बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन भी है। हमारे पास आई है, हॉस्पिटल के अंदर आई है, उसका AST बढ़ा हुआ है, ALT भी बढ़ा हुआ है, LDH भी बढ़ा हुआ है, क्रेटिन काइनेज भी बढ़ा हुआ है, कोई फीवर नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। तो कॉज क्या होगी, रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, उसकी लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज्ड हुई हुई है, क्रेटिन काइनेज भी डिरेंज्ड हुआ है, तो उसका कॉज क्या होगी, रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और बायलैटरल उसकी लेग के ऊपर स्वेलिंग है और उसको बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन भी है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो पल्मनरी हाइपरटेंशन होती है ना और जो उसके बाद जो आपको हार्ट फेल हो जाता है स्मॉल नंबर ऑफ केसेस के अंदर, जिनको रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है, जिनको बार बार थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है ना, उनके अंदर पल्मनरी हाइपरटेंशन और उसके बाद पल्मनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलर डेवलप हो जाता है। जो राइट साइडेड हार्ट फेलर होता है ना उसकी वजह से आपको हिपैटिक पैसिव कंजेशन होती है जिसमें आपकी सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस हो जाती है और आपको आपकी जो ट्रांसएमिनेजेस होती हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं और LDH भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपका CK नॉर्मली रहता है सिंस हार्ट जो आपका बढ़ जाता है लेकिन इस्कीमिक नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है CK उसका 150 है। अब बात जो यहाँ पे बताई हुई है कि जब एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको बार बार थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होती है ना, जिसमें आपकी स्वेलिंग ऑफ लेग हो सकती है, उसकी वजह से उसको एक तो पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी, जब वीनस थ्रोम्बोसिस हो गई है तो उसके वजह से पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी, जब पल्मनरी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा। जब पल्मनरी आर्टरी ब्लॉक होगी, पल्मनरी हाइपरटेंशन होगी तो आपको राइट साइडेड हार्ट फेलर डेवलप हो जाएगा। जब राइट साइडेड हार्ट फेलर डेवलप होता है तो उसकी वजह से आपको जो हिपैटिक लिवर को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, लिवर की जो कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी, पैसिव कंजेशन हो जाती है लिवर की, जिसकी वजह से जो लिवर के जो लोब्यूल्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और जब उसके सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस होती है लिवर के अंदर तो उसकी ट्रांसएमिनेजेस ALT AST के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और साथ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन CK के लेवल आपके नॉर्मल ही रहते हैं।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ होगा, तो अगर इस्कीमिक जो है वो सेरेब्रल डिजीज होगी, इस्कीमिया और सेरेब्रल इस्कीमिया हुआ होगा, तो आपने उसको ओसीपीज कभी भी नहीं देनी है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आपने बेड रेस्ट एडवाइस किया, उसके बाद उसको पेनफुल स्वेलिंग डेवलप होगी है राइट लेग के अंदर, एक टांग के अंदर उसको स्वेलिंग डेवलप होगी और वो पेनफुल भी है, जो कॉज होगी वो डीवीटी होगी। डीवीटी होती है इमोबिलाइजेशन की वजह से, इमोबिलाइजेशन की वजह से अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या सडन डेथ हो रही है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। इमोबिलाइजेशन की वजह से आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी डेवलप हो जाता है या एम्बोलिज्म भी हो जाता है। अगर एफिब वाला पेशेंट होगा, इमोबिलाइज भी होगा, साथ उसको बाद में स्ट्रोक डेवलप हो गया तो कॉज क्या होगी, एम्बोलिज्म। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है क्योंकि आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाने की वजह से आपको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे लंग्स के जोन्स बताए हुए, सबसे पहले आपका जोन 1 होता है जो कि आपके एपिक्स ऑफ द लंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। जो जोन 3 होता है वो आपका बेस ऑफ लंग के ऊपर होता है, ठीक है। जोन 3 नीचे है, जोन 1 ऊपर है, ऊपर जोन 1 है, एपिक्स पे जोन 1 है, बेस पे आपका जोन 3 है। अब जो जोन 1 होता है जो एपिक्स पे होता है लंग के, वहां पे वेंटिलेशन कम होती है, ठीक है, और ब्लड फ्लो बहुत ही कम होता है, ठीक है। वेंटिलेशन कम है लेकिन ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लो होता है एपिक्स के ऊपर, ठीक है। आपकी वेंटिलेशन वी कम है एपिक्स के ऊपर और जो ब्लड फ्लो है क्यू वो और भी ज़्यादा कम है, ठीक है। परफ्यूजन आपकी और भी ज़्यादा कम है, तो इसलिए आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है वो आपकी ज़्यादा होती है एपिक्स पे। आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एपिक्स पे, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है एपिक्स पे। अब जो जोन 3 है उसमें आपका वेंटिलेशन आपकी ज़्यादा होती है और ब्लड फ्लो उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना वो कम होता है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो बेस पे कम होती है क्योंकि वेंटिलेशन ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो ब्लड फ्लो होती है या जो आपको परफ्यूजन होती है वो वेंटिलेशन से भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो रेशियो होती है वो कम हो जाती है। एपिक्स के ऊपर वेंटिलेशन भी कम है और जो ब्लड फ्लो है वो उससे भी कम है, तो इसलिए आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कैसे होती है, जब आपका एयरवे ब्लॉक हो जाता है तो आपकी वेंटिलेशन जीरो हो गई, ब्लड फ्लो आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो अब देखो आपका ब्लड फ्लो, आपकी वेंटिलेशन जीरो होगी, जीरो ओवर समथिंग क्या होता है, जीरो, तो इसे हम कह देंगे शंट, ठीक है। जब आपकी वेंटिलेशन जीरो हो जाती है और आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है तो फिर जीरो हो जाता है। सो कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो पल्मोनरी कैपिलरी का वो अप्रोच कर जाता है उन वैल्यूज़ को जो कि मिक्स वीनस ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। अब जो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है, ये तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, जब आपको ब्लड, जब आपकी एयर नहीं आ रही है, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो जीरो हो जाती है क्योंकि वेंटिलेशन जीरो हो गई और ब्लड फ्लो जो है ना वो आपका नॉर्मल था, ठीक है, तो वो जीरो हो गया। अब जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो इसमें आपका ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है। जब ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है लेकिन आपकी एयर तो आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है लेकिन ब्लड ही नहीं है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब ब्लड फ्लो आपका कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, जैसे कि जो एम्बोलिज्म जब आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है तो ब्लड फ्लो आपका जीरो हो गया। अब वेंटिलेशन ठीक है, अब वेंटिलेशन तो ठीक है, समथिंग ओवर जीरो आपका इन्फिनिटी हो जाता है, इसे हम कहते हैं डेड स्पेस, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी पे चली जाती है, तो ये डेड स्पेस हो गई। तो कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एल्वियोलर एयर का वो अपनी इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जब आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी तो जो आपका जो मिक्स वीनस ब्लड होता है उसके इक्वल होता है आपका, जब आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके इक्वल हो जाता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है तो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो बिल्कुल आपकी इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज। एपिक्स के ऊपर लंग्स की वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपकी हाई होती है, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज कर जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाती है। एक एथलीट है, उसको वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सरसाइज के दौरान उसका ब्लड फ्लो जो है ना ऑल ऑफ लंग्स के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो इन ऑल जोन्स ऑफ लंग्स इज लाइक दैट ऑफ जोन 3।
जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो तीनों जोन्स होते हैं उसके अंदर जो आपके जो ब्लड फ्लो होता है वो जोन 3 की तरह होता है। मतलब ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा हो जाता है जब आपके लंग्स का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो। जोन 3 की तरह हो जाता है। जोन 3 के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। जोन 3 के अंदर वेंटिलेशन भी ज़्यादा होती है, लेकिन जोन 3 का ब्लड फ्लो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एथलीट जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसका ब्लड फ्लो जोन 3 के इक्वल हो जाता है। एक 49 ईयर ओल्ड मैन है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और उसका ब्लड फ्लो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है लेफ्ट लंग के अंदर। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एल्वेओल प्रेशर था ऑक्सीजन का लेफ्ट लंग के अंदर वो बिल्कुल आपकी इंस्पायर्ड एयर के ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। हमने पढ़ा कि जब आपको ब्लड फ्लो आपका ब्लॉक होता है ना तो आपका जो प्रेशर होता है वो इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाता है, और जब आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो आपका प्रेशर होता है वो आपकी मिक्स वीनस ब्लड के इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब 3 डेज आफ्टर डिलीवरी एक वुमेन आई है। अच्छा, उससे पहले दिया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज होती है हाइपोक्सीमिया की वो वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वालिटी होती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन की इनइक्वालिटी की वजह से, उनके खराबी की वजह से आपको जो है वो फिजियोलॉजिकल कॉज है हाइपोक्सीमिया की। ऑक्सीजन की कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जब आपको वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है। कॉज क्या है आपके हाइपोक्सीमिया की? वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वालिटी की वजह से आपको हाइपोक्सीमिया हो जाता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएंगे। अब 3 डेज बाद डिलीवरी हुई है एक वुमेन की। डिलीवरी के 3 डेज के बाद वुमेन की डेथ हो गई पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। ब्लॉकेज था पल्मोनरी आर्टरी के लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो थी उसकी वो इन्फिनिटी पे चली गई थी। क्योंकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ना तो उसके अंदर आपका क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक गया। जब ब्लड फ्लो रुक गया तो आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो आपका 0 पे चला गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू दिया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की। वीनस थ्रोम्बोसिस की जो मोस्ट कॉमन कॉज, डीवीटी की मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपकी डीवीटी की वजह से होता है। मोस्टली जो पल्मोनरी एम्बुलस होता है वो आपका डीवीटी की वजह से होता है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर थ्रोम्बाई की वो फेमरल वेन होती है कि फेमरल वेन से आपका जो थ्रोम्बस है ना आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है और आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराता है। जो मोस्ट कॉमन साइट है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वो पोप्लीटियल है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा आपकी मिडिल वेन्स के अंदर होता है। मिडिल साइज वेन्स के अंदर जो है आपका थ्रोम्बो एम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा होता है। और जो पल्मोनरी एम्बुलस होता है वो फेमरल वेन। अगर पल्मोनरी एम्बुलस का पूछा होगा तो आपने फेमरल वेन लगाना है, और अगर आपको वैसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का पूछा होगा तो आपने पोप्लीटियल वेन लगाना है। डीवीटी के अंदर जो एम्बुला होता है फर्स्ट लॉन्च करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। एक बंदा प्रेजेंट किया, उसको सर में दर्द था, उसकी नोज़ के ऊपर एक टिप ऑफ नोज़ के ऊपर एक फ्रंकल भी है, बुखार उसको तेज़ हुआ हुआ है, साथ रेडनेस है, स्वेलिंग ऑफ आइज भी हुई हुई है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ हुआ है। तो कॉज क्या होगी? कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। क्योंकि जब नोज़ की टिप पे फ्रंकल होता है और साथ अगर उसको हेडेक हो, उसकी जो रेडनेस हो, स्वेलिंग हो आइज की, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। क्योंकि जो डेंजरस एरिया ऑफ द फेस से जो आपकी इन्फेक्शन होती है वो आपकी कैवर्नस साइनस के अंदर चली जाती है और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करा सकती है। 50 ईयर ओल्ड मैन है, उसको प्रीवियस हिस्ट्री थी कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मायोकार्ड इन्फाक्शन भी हुआ हुआ है, उसको चेस्ट पेन हुआ है। कॉरोनरी ऑक्लूजन किसकी वजह से होगी? थ्रोम्बोसिस की वजह से। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर भी थ्रोम्बोसिस और मायोकार्ड इन्फाक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर भी थ्रोम्बोसिस कॉमन होती है। अब जो सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस होती है ना वो मोस्टली आपकी सैफनस वीनस सिस्टम के अंदर होती है। सुपरफिशियल वेन्स होती है सैफनस वेन्स, और सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस भी सैफनस वीनस सिस्टम के अंदर होती है। अब आगे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपका कौन सा सजेस्टिव फैक्टर होता है जो ये बताता है कि अगर आपका एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट आप कराओगे उसकी रिजेक्शन हो जाती है तो उसकी बैड प्रोग्नोसिस के लिए क्या सजेस्टिव है। अगर एक पेशेंट को वैस्कुलाइटिस हो या थ्रोम्बोसिस हो तो जो रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस होते हैं और उसकी बैड प्रोग्नोसिस हो सकती है अगर तो उसको वैस्कुलाइटिस या थ्रोम्बोसिस होगी। जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है थ्रोम्बोसिस की पैथोजेनेसिस के अंदर एंडोथीलियल इंजरी होती है। एंडोथीलियम की इंजरी होती है तो आपको थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोस की वजह से आपको जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से आपको पल्मोनरी एम्बुलस भी हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फाक्शन की इस्कीमिया की ऑर्गन के अंदर वो थ्रोम्बोसिस होती है। इस्कीमिया भी थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है थ्रोम्बोसिस की पैथोजेनेसिस के अंदर वो एंडोथीलियम की इंजरी होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोगुलेशन को स्टार्ट करता है इज रफ एंडोथीलियल सरफेस। ठीक है, रफ एंडोथीलियल सरफेस के ऊपर जब आपके एंडोथीलियम की इंजरी हुई, रफ एंडोथीलियल सरफेस हुई, तो आपकी वहाँ पे कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब कोगुलेशन स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा। डीवीटी के अंदर जो एम्बुला होता है वो सबसे पहले लॉन्च करता है आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, इसलिए ही डीवीटी वाले पेशेंट्स को अक्सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो जेनेटिक कॉज है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की होमोसिस्टीन यूरिया आपकी जेनेटिक कॉज होती है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की, और इस तरह से फैक्टर 5 लेडिन की वजह से भी आपको मोस्ट कॉमन कॉज होती है आपकी जेनेटिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की। और जो एक्वायर्ड कॉज होती है वो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है डेड स्पेस के बारे में। जो डेड स्पेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है एटीलैक्टेसिस के अंदर। जब एटीलैक्टेसिस होती है तो डेड स्पेस आपकी डिक्रीज हो जाती है। अब जो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग होता है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी डेड स्पेस के ऊपर। अगर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का कोई इफेक्ट होता है, तो आंसर है आपका डेड स्पेस चेंज नहीं होती है शैलो ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, शैलो ब्रीदिंग के अंदर जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं करो, शैलो ब्रीदिंग के अंदर आपकी डेड स्पेस चेंज नहीं होती है। पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का डेड स्पेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एटीलैक्टेसिस के अंदर आपकी डेड स्पेस कम हो जाती है। अब यहाँ पे बताइए किन कंडीशंस के अंदर आपकी डेड स्पेस ज़्यादा होती है और किन कंडीशंस के अंदर आपकी डेड स्पेस कम हो जाती है। अब आपकी डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर होता है जो कि आपकी गैसेस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि जब आपका ब्लड क्लॉट आ जाता है तो फिर उसकी वजह से भी जब आपका ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है तो आपकी जो एयर तो आ रही है लेकिन उससे आपका कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आपकी डेड स्पेस बन जाती है। अब डेड स्पेस जो होती है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग से कोई इफेक्ट नहीं होता है और डेड स्पेस आपकी चेंज नहीं होती है शैलो ब्रीदिंग के अंदर। अब किन कंडीशंस में आपकी डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है? तो एम्फीसीमा के अंदर आपकी डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है कि एयर तो आती है लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। नेक एक्सटेंशन के अंदर आपकी डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। ईटीटी जब आप ट्यूब डालते हैं तो डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। स्टैंड होते हुए डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। स्मोकिंग में डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। ब्लड प्रेशर जब आपका लो होता है तो डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। और नमूनिया के अंदर, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, ब्रोंकाइटिस में, एजमा में, हार्ट फेलर में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपकी डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। डेड स्पेस डिक्रीज हो जाती है जब आप सीधा लेटे हुए होते हो सुपाइन पोजीशन में, हाइपर वेंटिलेशन में, जब आपको वेंटिलेशन ज़्यादा मिल रही होगी तो भी आपकी डेड स्पेस कम हो जाती है। स्लीप में आपकी डेड स्पेस कम हो जाती है। ट्रेकियोस्टमी में डेड स्पेस कम हो जाती है। ब्रोंको डायलेशन में डेड स्पेस कम हो जाती है। नेक फ्लेक्शन में डेड स्पेस कम हो जाती है और एटीलैक्टेसिस के अंदर आपकी डेड स्पेस कम हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कौन सी लंग स्पायरोमेट्री होती है जो हेल्प करती है सीओपीडी के अंदर। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होती है ना अराउंड 0.1 हो जाती है। सीओपीडी के अंदर आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो 0.1 के इक्वल हो जाती है और जो नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है वो 0.8 होती है। लेकिन सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर जो वेंटिलेशन होती है वो कम हो जाती है लेकिन परफ्यूजन ठीक रहती है, तो इसकी वजह से आपकी सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाती है और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपकी सीओपीडी के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, सीओपीडी के अंदर आपकी जो है वो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया, सीओपीडी के अंदर आपकी जो होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपकी कम हो जाती है। और नॉर्मली जो होती है ना वो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो नॉर्मली जो होती है ना वो 0.8 होती है, लेकिन सीओपीडी के अंदर जो होती है वो 0.1 हो जाती है। और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपकी पल्मोनरी एडीमा के अंदर भी डिक्रीज कर जाती है। पल्मोनरी एडीमा के अंदर, सीओपीडी के अंदर डिक्रीज कर जाती है। फिजियोलॉजिकल शंट आपका प्रेजेंट होता है जब आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन आपकी जीरो होगी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन, जब आपकी एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे शंट आ जाता है। जब आपको वेंटिलेशन तो बंद हो गई है लेकिन आपका ब्लड फ्लो आ रहा होता है तो जीरो ओवर समथिंग जो होता है ना वो जीरो होता है, तो उसे हम शंट कहते हैं। फिजियोलॉजिकल शंट तब होता है जब आपकी एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है और जब आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जीरो हो जाती है तो फिजियोलॉजिकल शंट होता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बढ़ जाती है डेड स्पेस के अंदर। डेड स्पेस में आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बढ़ जाती है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस डिक्रीज कर जाती है एटीलैक्टेसिस के अंदर और शैलो ब्रीदिंग के अंदर डेड स्पेस आपकी सेम रहती है। और सीओपीडी में हम डायग्नोज कैसे करते हैं? जब आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आपकी 0.1 से कम होगी तो आप तब कहोगे, या 0.1 होगी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो तो हम कहेंगे कि सीओपीडी है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपकी ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो वो ज़्यादा हो जाती है। हाइपोटेंशन के अंदर आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होती है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। डेड स्पेस के अंदर आपकी जो है वो कंडीशनिंग होती है इनहेल्ड एयर की। डेड स्पेस के अंदर आपकी कंडीशनिंग होती है इनहेल्ड एयर की। उसके बाद गैस जिसका मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी जो पल्मोनरी मेम्ब्रेन से होती है, जो टिश्यू से होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जो मैक्सिमम एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है और जो मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की। सी से कार्बन डाइऑक्साइड और डी से डिफ्यूजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के में डाई है ना, ठीक है, डाइऑक्साइड में डिफ्यूजन होगी, डी से याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो डाइऑक्साइड है उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। और साथ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुई है प्लेसेंटा के थ्रू।
तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो प्लेसेंटा के थ्रू होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है। और जो टॉट हीमोग्लोबिन होती है, जो टी स्टेट की हीमोग्लोबिन होती है, उसकी रिड्यूस एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। टॉट हीमोग्लोबिन की या जो टी स्टेट हीमोग्लोबिन होती है उसकी एफिनिटी कम होती है ऑक्सीजन के लिए। ग्लूकोज प्लेसेंटा में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन आपकी बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर होती है। एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर होती है। जब भी नमूनिया होगा, कोई इन्फेक्शन होगी, तो एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन होती है। अब ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता है और एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन की एग्जांपल्स में आता है सम परसिस्टेंट पीपल कैन कॉज नोजिया। ठीक है, सम परसिस्टेंट पीपल कैन कॉज नोजिया। सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर आपकी ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर और 90% केसेस के अंदर जो है ना वो ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। जो आपका क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर 90% केसेस के अंदर MCQ भी आता है। मोस्ट कॉमन जो होती है ना वो ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। सिरोसिस वाले पेशेंट्स में ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स में भी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। एस से आ जाएगा सम परसिस्टेंट पीपल कैन कॉज नोजिया, SPPCN, SPPCN। एस से आ जाएगा सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, P से पेरिटोनियल डायलिसिस, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, पेरिटोनियल डायलिसिस। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब में आपकी ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होती है। अब आती है एक्सुडेटिव एफ्यूजन। एक्सुडेटिव एफ्यूजन का निमोनिक है पिक्चर मैप। पी से आ जाएगा पैरानिमोनिक एफ्यूजन, जो कि बैक्टीरियल नमूनिया के साथ, पैरानिमोनिक एफ्यूजन जो होती है जो बैक्टीरियल नमूनिया के साथ, लंग एब्सिस के साथ एसोसिएटेड होती है। उसके बाद आती है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन में कोई अगर वायरल इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी या फंगल इन्फेक्शन होगी तो आपको एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन होगी। कैंसर के अंदर हमेशा एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन होती है। टी से आ जाएगा ट्रॉमा के अंदर या ट्यूमर के अंदर काइलोथोरिक्स होता है और आपको एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है। एक्सुडेटिव इफ्यूजन के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। यूरीमिया में एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है। रिकेट्सियल इन्फेक्शन के अंदर एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है। इसोफेजियल परफोरेशन के अंदर एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है। मेज सिंड्रोम के अंदर, मेज सिंड्रोम में एसाइटिस होती है, हाइड्रोथोरिक्स होता है और साथ आपको ओवेरियन ट्यूमर होता है। आपके चेस्ट में भी फ्लूइड आ जाता है, आपके एब्डोमेन में भी फ्लूइड होगा और साथ आपको ओवेरियन ट्यूमर होगा, जिसे हम कहते हैं मेज सिंड्रोम। एस्बेस्टोसिस के अंदर एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है और पैंक्रियाटिक डिजीजेस के अंदर आपका जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका भी एमाइलेज लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पैंक्रियाटिक डिजीजेस के अंदर भी एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है। अब एक पेशेंट आया है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था, साथ उसको प्लूरल एफ्यूजन भी है, तो कौन सा फ्लूइड होगा? ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है। तो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड की लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ट्रांसुडेटिव फ्लूइड की लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होता है। एक पेशेंट आया जिसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसको प्लूरल एफ्यूजन हुई है, जो फ्लूइड है वो ट्रांसुडेट है, उसकी लो प्रोटीन कॉन्टेंट होगा। ट्रांसुडेट के अंदर लो प्रोटीन कॉन्टेंट होता है और लो ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एक 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ उसको प्रोग्रेसिवली डेवलप, उसको ऑर्थोपनिया भी है, सीधा लेटने में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, प्लूरल एफ्यूजन भी है। जब आपने प्लूरल टैप किया तो आपको ट्रांसुडेट मिला। ट्रांसुडेट के अंदर लो सेल काउंट होता है। एक मैन प्रेजेंट किया है हिस्ट्री ऑफ कफ के साथ, लेकिन उसको बुखार नहीं है और आपने प्लूरल एफ्यूजन ली, तो जब आपने रूटीन एग्जामिनेशन के लिए भेजा तो रिपोर्ट के ऊपर आया कि क्लाउडी कलर फ्लूइड है और 98% उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं और 1% लिम्फोसाइट्स हैं और डल परकशन नोट आ रहा है, ब्रेथ साउंड उसकी एब्सेंट है फ्लूइड साइड के ऊपर। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? प्लूरुलेंट एफ्यूजन। प्लूरुलेंट एफ्यूजन के अंदर आपको स्टोनी डल या क्लाउडी स्टोनी डल आपको या डल परकशन नोट आता है जब आपको प्लूरल एफ्यूजन होती है। आपकी ब्रेथ साउंड्स भी एब्सेंट हो जाती हैं और क्योंकि येलो कलर का है, उसमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं और साथ लिम्फोसाइट्स हैं, तो क्या होगा? प्लूरुलेंट एफ्यूजन होगी। एक बंदा प्रेजेंट किया है पिटिंग एडिमा के साथ। पिटिंग एडिमा है, यूरिन एल्बुमिन 2+ है, मतलब उसको प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है और बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन भी है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली पिक्चर है, तो कॉज क्या होती है? हाइपोएल्ब्यूनीमिया। अब एक यंग पेशेंट है जिसको हार्ट फेलियर डेवलप हुआ है और साथ उसको बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन भी है। हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन है, प्लूरल टैप के ऊपर आपने किया तो हमें ट्रांसुडेट मिला। ट्रांसुडेट जो हमें फ्लूइड मिलता है सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर, क्या होता है? उसमें 2 to 3% हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 to 3% आपके लिम्फोसाइट्स हमें मिलते हैं जब ट्रांसुडेट फ्लूइड किसी हार्ट फेलियर की वजह से होता है। ठीक है,
ट्रांसमिटेड फ्लूइड के अंदर 2 to 3% लिम्फोसाइट्स होते हैं सेकेंडरी टू हार्ट फेलर, क्योंकि लिम्फोसाइट्स कम है, सेल्स कम होते हैं, लो सेल काउंट होता है। आपका जो ट्रांसमिटेड फ्लूइड होता है उसमें लो सेल काउंट होता है, लो प्रोटीन कंटेंट होता है और लो ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब ये दिया हुआ है कि एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलर हुआ है और साथ प्लूरल इफ्यूजन भी है, तो उसके लिए हम लूप डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो हम लूप डायूरेटिक्स देंगे ताकि उसको जल्दी से उसका एक्सक्रीट आउट हो जाए कंजेस्टिव कार्डिक फेलर वाले पेशेंट के अंदर। और प्लूरल इफ्यूजन वाले पेशेंट्स के अंदर हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं। अब एक पेशेंट है जिसको पेल्विस के अंदर मैस है, मतलब ओवेरियन ट्यूमर है, साथ एसाइटिस भी है, प्लूरल इफ्यूजन भी है, तो ये मेड सिंड्रोम होगा। और मेड सिंड्रोम के अंदर हमने पढ़ा था कि आपको एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है, एक्सुडेटिव फ्लूइड आपका होता है, एक्सुडेटिव इफ्यूजन होती है आपकी मेड सिंड्रोम के अंदर। उसके बाद है कि एक पेशेंट आया है जिसको पैरानिमोनिक इफ्यूजन है। पैरानिमोनिक इफ्यूजन हमेशा बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर में पड़ी थी, तो लैब फाइंडिंग के ऊपर जो इफ्यूजन होगी उसका जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, ठीक है, कि जो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं या जो बैक्टीरियल नमूनिया होता है उसके अंदर में एक्सुडेटिव फ्लूइड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेस्ट साइट क्या होती है प्लूरल इफ्यूजन के टैप के लिए, अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। एक्सिला से आप मिड लाइन ड्रॉ करते हो और इंटरकॉस्टल स्पेस के अपर बॉर्डर से हम प्लूरल टैप करते हैं। जो प्लूरल इफ्यूजन हम करते हैं वो आपके इंटरकॉस्टल स्पेस के अपर बॉर्डर से करते हैं और मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड एक्सिलरी लाइन और अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम प्लूरल टैप करते हैं या प्लूरल इफ्यूजन को के लिए टैप करते हैं। अब जब आपकी थोरेसिक डक्ट की ब्लॉकेज होती है तो काइलो पेरिकार्डियम डेवलप हो जाता है। एक पेशेंट को लोबार्ड नमूनिया है, उसकी वजह से उसका पैरानिमोनिक इफ्यूजन डेवलप हो गई है। हमें प्लूरल फ्लूइड के अंदर क्या नजर आएगा कि उसकी जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। एक नोन केस है टीबी का, उसको लेफ्ट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन हो गई है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टीबी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट क्या होती है थोरैकोसेंटेसिस की। थोरैकोसेंटेसिस के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट होती है वो हम 9th इंटरकॉस्टल स्पेस के अपर बॉर्डर और मिड एक्सिलरी लाइन, 9th इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन और उसके अपर बॉर्डर से करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, जो आपकी FRC होती है, वो क्या होती है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर आता है टाइडल एक्सपिरेशन के बाद। जो आपकी टाइडल एक्सपिरेशन के बाद जो आपके लंग्स के अंदर वॉल्यूम रहता है एयर का, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी वो जो आपके लंग्स के अंदर रह जाती है, फंक्शनल वो जो आपके लंग्स के अंदर रहेगी लंग्स के फंक्शन करने के लिए, जो आपकी नॉर्मली एक्सेल और इनहेल नहीं होती है, जो प्रॉपर जब आपकी नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रह जाता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये FRC। अब जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, इसको हम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम को VT से भी शो करते हैं, टाइडल वॉल्यूम को TV से भी शो करते हैं। ये वॉल्यूम होता है जिसको हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, जो वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसको हम इंस्पायर करते हैं टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा। जो आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के अलावा जो हम वॉल्यूम को इंस्पायर करते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम को जो हम इंस्पायर करते हैं वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसी तरह से जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये वो वॉल्यूम होता है जो मैक्सिमम हम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो ज़्यादा डीप एक्सपिरेशन करते हैं, तो जितना वॉल्यूम अपने वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग से निकाल सकते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम होता है जो आपके लंग्स के अंदर ही रहता है आपकी मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी, और इसको आप स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पायरोमीट्री से हम सिर्फ वो मेजर कर सकते हैं जिसको हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं। जो वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर ही रहेगा जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, तो उस वॉल्यूम को हम जो है स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सकते। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सकते। अब आती है लंग कैपेसिटीज। 4 वॉल्यूम्स पढ़ लिए हमने। जो टाइडल वॉल्यूम है, जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग में आपका जो वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है एयर का, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कह रहे हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि जो रिजर्व पे है, लेकिन अगर हम ज़्यादा इंस्पायर करेंगे तो उसे हम अंदर ले सकते हैं लंग्स में। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वो होता है कि जो रिजर्व पे है और अगर हम ज़्यादा एक्सपायर करेंगे तो हम उसको निकाल सकते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जिसको जो आपके लंग्स के अंदर हमेशा रहेगा, जिसको आप एक्सपायर नहीं कर सकते। अब लंग कैपेसिटी में सबसे पहले आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो आपका टाइडल वॉल्यूम है और साथ आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो आपका जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर आप जो है वो अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकते हो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आती है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जो जितनी भी आप वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उन दोनों को मिला के होती है, ठीक है।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो आपके लंग्स के अंदर रहती है जब आप जो है वो लंग्स के अंदर ही रहता है जब आप टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर देते हो, जिसमें आपकी एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और साथ आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। अब आती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी है या जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है, ये होती है जो मैक्सिमम एयर आप एक्सपायर कर सकते हो। ठीक है, पहले आपने पढ़ना है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को, उसके बाद आपने पढ़ना है वाइटल कैपेसिटी को। ठीक है, ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर देते हैं ना मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी या आपकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, कि इसमें आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, आपका टाइडल वॉल्यूम भी आता है और आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो चारों वॉल्यूम्स का सम होती है, जिसमें आपका टाइडल वॉल्यूम भी आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, साथ रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ लंग होता है जो आपके टोटल मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर रहता है, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अभी यहाँ पे ग्राफ में शो किया हुआ है कि जो सबसे पहले आपका आता है टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मल, एक्सपायर और इंस्पायर कर रहे हैं, उसके बाद आती है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी जो मैक्सिमम आप इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो आपके लंग्स के अंदर रहेगा। उसके बाद आती है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि जो आप अगर जोर से एक्सपायर करोगे तो आप वो निकाल सकते हो लंग से। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है जो आपकी लंग की वाइटल कैपेसिटी है कि जितना वो लंग्स अपने अंदर से एयर को निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। अब आती है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है जितना आप इंस्पायर कर सकते हो, तो उसमें आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा और टाइडल वॉल्यूम भी आएगा। और आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो होती है जो आप नॉर्मल जब आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी तो इन सबका सम होती है। अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज। एक पेशेंट आया जिसने फोर्सफुली इंस्पायर किया और उसके बाद उसने नॉर्मल ब्रेथ को एक्सपायर किया। फोर्सफुली इंस्पायर किया मतलब इंस्पायर ज़्यादा किया और एक्सपायर नॉर्मली किया। व्हाट कैपेसिटी वुड हैव बीन यूज, कौन सी कैपेसिटी यूज हुई होगी, तो उसने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को यूज़ किया, क्योंकि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर आप इंस्पायर ज़्यादा करते हो और एक्सपायर नॉर्मली करते हो। अब कौन सी चीज़ होती है जो कि लंग को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, जो आपका एयर आपके लंग्स के अंदर रहती है, उसकी वजह से आपके लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैक्सिमली आप एक्सपायर करते हो डीप इंस्पिरेशन के बाद, इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब आपने फुल डीप इंस्पिरेशन जो मैक्सिमम आप वॉल्यूम जितना आप एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी बचेगी ना वो आपकी क्या होगी, आपकी जो मैक्सिमम वो आपका जो होगा वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम जो एक्सपायर करते हो ना एयर को, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, कि आपकी ये वाइटल कैपेसिटी है कि आप इतना एयर आप एक्सपायर कर सकते हो। ठीक है, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का क्या चीज़ की बेस्ट होती है कि इसमें होती है वो अमाउंट जो आपके लंग्स के अंदर रहती है एक्सपिरेशन के बाद। जब आप नॉर्मल एक्सपायर करते हो, जो जितनी अमाउंट आपके लंग्स के अंदर रहेगी, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है और साथ आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आता है। अब जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो इन दोनों का एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होती है। टाइडल वॉल्यूम को जब आप एक्सपायर कर देते हो, जो रिमेनिंग वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर रहता है वो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और साथ आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। जब आपने रिस्पायरेटरी मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं तो लंग्स जो होता है ना वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के लेवल पे होता है। जब आपके रिस्पायरेटरी मसल रिलैक्स करते हैं तो आपका लंग्स जो होते हैं वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के लेवल पे होते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना डायफ्राम की, तो आपका लंग वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से, क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया वो छोटा होगा तो लंग्स को ज़्यादा जगह मिलेगी, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर एक पेशेंट है जिसका टाइडल वॉल्यूम, अब एक पेशेंट है अगर उसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम उसका 500 ml है, कि वो वॉल्यूम है जो नॉर्मली वो इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है और लंग की कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो गई है, so that the tidal volume will become 1000 ml. What are we measuring in this patient? लंग कंप्लायंस हम मेजर कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और लंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड है, ठीक है, तो जो टाइडल सो दैट द टाइडल वॉल्यूम बिकम्स 1000 ml, ताकि आपका लंग कैपेसिटी आपने इंक्रीज कर दी ताकि उसका टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, 1000 ml तक हो जाए, तो हम इसमें लंग की कंप्लायंस को चेक कर रहे हैं। अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम का रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होती है। और जो ब्रोंकियल एजमा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी जो फंक्शनल जो आपकी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है और जो फंक्शनल और जो आपकी FEV और FEV और जो FVC होती है वो 65% से कम हो जाती है। ठीक है, जो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी हो गई आपकी, ठीक है, और आपका हो गया
सही है। जो आपकी FEV ओवर FEVC जो रेशियो होती है ना, आपकी 65% से कम हो जाती है ब्रोंकियल एस्मा के अंदर। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम FEV1 ओवर FEVC को हम चेक करते हैं और इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। अब डायग्नोसिस हम एस्मा की या अपने 20 साल के बंदे के अंदर, अब एस्थमा की डायग्नोसिस में क्या होता है कि FEV1 और FEVC जो होती है ना वो 65% से कम हो जाती है। FEV ओवर FBC उसकी 65% से कम हो जाएगी एस्थमा में। अगर एक पेशेंट है वेंटिलेटर के ऊपर है और आपने उसको पॉजिटिव एक्सपिरेटरी फोर्स दी है तो गैस रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। कौन सा पैरामीटर होता है जो चेंज नहीं होता है लंग डिजीजेस के अंदर? लंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर FEV1 ओवर FRC चेंज नहीं होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर FEV1 ओवर FRC चेंज नहीं होती है। एस्मा के विच पार्ट ऑफ ट्रैक को इन्वॉल्व करता है? आपके मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स को इन्वॉल्व करता है एस्थमा। टोटल लंग कैपेसिटी अडल्ट मेल के अंदर 6 लीटर्स होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम से मेजर करते हैं। वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80% हो जाती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है तो उसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, 80% से कम हो जाती है। अब आते हैं न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, NRDS क्या होता है? जो न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ना, ये इसमें आपके सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से आपको NRDS डेवलप हो जाता है। अब सर्फेक्टेंट के बारे में बताया गया कि टाइप 2 एल्वेओलर सेल से बनता है और इसके अंदर डायपाल्मिटाइल डायफॉस्फेटाइल कॉलिन होता है, DPPC होता है, DPPC डायपाल्मिटाइल डायपाल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कॉलिन होता है। ये आपके एल्वेलाई को लाइन करता है और आपकी एल्वेलाई को ड्राई रखता है, ठीक है। कीप एल्वेलाई ड्राई। जो आपका सर्फेक्टेंट होता है ये टाइप 2 एल्वेलर सेल से प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर आपका डायपाल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कॉलिन होता है, ये एल्वेलाई को लाइन करता है, एल्वेलाई को ड्राई रखता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, लंग की कंप्लायंस को बढ़ा देता है ताकि वो इजीली फिल हो जाए। जब फीटस होते हैं उसमें सर्फेक्टेंट जो होता है ना वो 24 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है और हमेशा 35 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि 24 वीक में स्टार्ट होता है और 35 वीक्स तक जो है ना ये हमेशा ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। जनरली क्या होता है, एक लेसिथिन होती है जिसे हम स्फिंगोमाइलिन रेशियो जो होती है ना, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, वो आपकी 2.1 से ज़्यादा होती है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जिसका जो ये शो करती है कि आपके मेच्योर लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो गया है। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो 2:1 से ज़्यादा हो जाती है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जो ये शो करती है कि आपके मेच्योर लेवल्स ऑफ सर्फेक्टेंट है। न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर आपका सर्फेक्टेंट कम हो जाता है, लंग की कंप्लायंस कम हो जाती है, लंग्स इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट आता है और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है लंग फील्ड्स की, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आती है लंग फील्ड्स की। अब डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से आपको पैची एटिलैक्टेसिस हो जाती है। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है टाइप 2 नीमोसाइट से या टाइप 2 एल्वेलर सेल से। सर्फेक्टेंट सिक्रीट होता है टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल से, ठीक है। टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल से सर्फेक्टेंट सिक्रीट होता है और नीमोसाइट्स 2 से ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है इसमें लंग कंप्लायंस कम हो जाती है। सर्फेक्टेंट जो है वो ग्लिसरॉल फॉस्फेटाइल कॉलिन की अमाउंट ज़्यादा होती है, सर्फेक्टेंट के अंदर ग्लिसरॉल फॉस्फोकॉलिन की अमाउंट ज़्यादा होती है। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी के अंदर आपकी लंग कंप्लायंस कम हो जाती है। जब आपके पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी लंग की सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है। जब आपके टाइप 2 नीमोसाइट्स का डैमेज होता है तो आपका सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, लंग्स की कंप्लायंस कम हो जाती है। एल्वुलाई में जब सर्फेक्टेंट नहीं होता है तो एल्वुलाई का कोलैप्स हो जाता है। हमने पढ़ा कि पैची एटिलैक्टेसिस हो जाती है आपके लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट सेल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो डायपाल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कॉलिन होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सर्फेक्टेंट के कंटेंट होते हैं। डायपाल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कॉलिन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स सर्फेक्टेंट के कंटेंट होते हैं। पेशेंट को कोई पल्मोनरी डिजीज़ थी और उसका जो प्रेशर था वो ज़्यादा था लंग्स को फिल करने के लिए। इस तरह की कंडीशन की क्या होता है, कंप्लायंस डिक्रीज कर जाती है। पेशेंट को अगर कोई पल्मोनरी डिजीज़ हो जिसकी वजह से उसका हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर हो गया है, लंग्स को फिल करने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होती है, कंप्लायंस लंग की डिक्रीज़ हो गई है।
डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से पैची एटिलैक्टेसिस होती है। एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करते हैं सर्फेक्टेंट की वजह से। एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर आपके सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो जाती है टाइप 2 एल्वुलर सेल से। एक 28 वीक प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी प्रीमेच्योर लेबर हुई और उसने बेबी को डिलीवर कर दिया। उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है और वो वेंटिलेटर पे चला गया। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें पल्मोनरी ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं। जो मोस्ट लाइकली फाइंडिंग्स क्या होगी, डिक्रीज लैमेलर सेल्स इन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। देखिए लैमेलर सेल्स उसके कम हो गए हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर। और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जो कि आपके सर्फेक्टेंट के प्रोड्यूस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। जो न्यूमोसाइट्स होते हैं आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, वो आपके सर्फेक्टेंट के कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमन थी, उसका फीटस था जिसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। अब लंग्स की मेच्योरिटी फीटस के लिए कौन सी ड्रग हम देते हैं, बीटा मैथासोन हम देते हैं लंग्स को मेच्योर करने के लिए। आपने बीटा मैथासोन को ज़्यादा प्रेफर करना है ओवर डेक्सामेथासोन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है कि पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है रिड्यूस सिस्टमिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है सिस्टमिक वेसल्स के अंदर, तो आपकी जो पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। पल्मोनरी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं जब आपका सिस्टमिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाते हैं। तमाम ऑर्गन्स के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से वेजो डायलेशन होती है, लेकिन लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। अब हाइपोक्सिया जब होता है ना, हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन जब एल्वुलाई के अंदर होती है तो ऑक्सीजन सेंसिंग होती है पोटाशियम चैनल से। जब हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है एल्वुलाई के अंदर, ऑक्सीजन सेंसिंग पोटाशियम चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके एल्वुलाई के अंदर पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है हाइपोक्सिया की वजह से जब ऑक्सीजन के लेवल कम होते हैं। एक पेशेंट है जो ट्रैवल कर रहा है सी लेवल से टू 5000 एल्टीट्यूड, तो उसकी पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब आप हाइट पे जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, तो हाइट पे जाने की वजह से उसको पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन कब हो जाती है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, आपको जो सिस्टमिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है, या हाइपोक्सिया की वजह से आपको पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। और जो आपके एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं, उन पोटाशियम चैनल्स की वजह से बेसिकली आपको पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हाइपोक्सिया के अंदर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की वजह से आपको पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है। अब हाइपोक्सिया की टाइप्स दी हुई है कि 4 तरह का आपका हाइपोक्सिया होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया, दूसरा होता है एनीमिक हाइपोक्सिया, तीसरा होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, चौथा होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब जो हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया होता है इसमें आपके ऑक्सीजन के लेवल, ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो गया। ये ज़्यादातर होता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब आपकी एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन होती है। जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हो तो आपको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो आपकी पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया की वजह से आपको पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। और हमने सेकंड पढ़ा था कि आपका जो क्या है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि आपका ब्लड नहीं है, अब हीमोग्लोबिन नहीं है जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है आपके ब्लड की, तो आपको एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। ब्लड लॉस वाले पेशेंट्स के अंदर, एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आपके ब्लड होता है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मैक्सिमम एफिनिटी होती है। तो मैक्सिमम एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपके ब्लड की, जिसकी वजह से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर भी आपको एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है कि वो ऑक्सीजन को नहीं कैरी करते हीमोग्लोबिन, बल्कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर भी एनीमिक हाइपोक्सिया होगा। उसके बाद आता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है टिश्यूज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा लो है। स्टैग्नेंट मीन होता है कि वहीं पर रुका हुआ है, बहुत स्लो ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे कि हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर या शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर कोई थ्रोम्बस है या एम्बुलेंस है तो रास्ता कम हो जाएगा, रास्ता तंग हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो बहुत स्लो होगा। तो स्लो ब्लड फ्लो की वजह से आपको स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के अंदर आपको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है कि बॉडी को ऐसे लगता है कि आपके ब्लड सेल्स कम है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं और स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के अंदर आपको पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है। एक होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, जिसमें क्या होता है कि टिश्यूज़ का डैमेज हो जाता है कि टिश्यूज़ ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर आपको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। अब जो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया है वो आपका हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर होता है या फिर कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर होता है और ये पॉलीसाइथीमिया कराता है।
वो पेशेंट जिनको हाइपॉक्सिया होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, हीमोग्लोबिन का 15 है, कोई हिस्ट्री भी नहीं है पॉइजनिंग की भी, ब्लड लॉस की भी नहीं, तो कॉज क्या होगी? हाइपॉक्सिया, ठीक है। अगर तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ है, मतलब 15 हुआ है, और साथ जो है ना, या 15 सॉरी नॉर्मल है, 15 नॉर्मल है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है वो भी नॉर्मल है, और ब्लड लॉस भी नहीं हुआ है, कोई पॉइजनिंग भी नहीं हुआ है, तो सिर्फ हाइपॉक्सिया की वजह से उसको हाइपॉक्सिया हो रहा होगा कि ऑक्सीजन का प्रेशर लो है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर लो है जिसमें आपका 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, जिसकी वजह से उसको हाइपॉक्सिया हो रहा है। अब जो कॉज ऑफ हाइपॉक्सिया होती है, लो ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाइपोक्सीमिक हाइपॉक्सिया जो है ना आपने प्रेफर करना है, या हाइपोवेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन कम होगी, या हाइपोक्सीमिक हाइपॉक्सिया की वजह से आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और आपके ब्लड के अंदर आपको हाइपॉक्सिया डेवलप हो गया है। कौन सी कंडीशन होती है जो कि हाइपोवेंटिलेशन कराती है? सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर हाइपोवेंटिलेशन होती है। और एक पेशेंट है जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 है, हीमोग्लोबिन 15 है, तो उसको हाइपॉक्सिक क्या होगा? हाइपॉक्सिया होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है। एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 15 है, ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो हीमोग्लोबिन का 20 ml है, एल्वुलर प्रेशर उसका 45 है, आर्टीरियल प्रेशर उसका 40 है, वीनस ऑक्सीजन उसकी 15 है, टाइप ऑफ हाइपॉक्सिया आपका हाइपॉक्सिया। जब प्रेशर कम होगा, आर्टीरियल प्रेशर जो है इसका ऑक्सीजन का वो 40 है, मतलब कम हुआ है, तो हाइपॉक्सिया होगा। कौन सा हाइपॉक्सिया आपके डिक्रीज ऑक्सीजन के प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होता है, और साथ आपका इंक्रीज हो जाता है जो ए ग्रेडियंट होता है, राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर। राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर आपका ए ग्रेडियंट जो होता है वो आप ग्रेडियंट आपका ज़्यादा हो जाता है, और आपका ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया पॉलीसाइथीमिया के अंदर होता है, और हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर या शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर स्टैग्नेंट हाइपॉक्सीमिया होता है। और अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्यूट एनॉक्सिक एनॉक्सिया का लैस्टिट्यूड की वजह से आपको एनॉक्सिक एनॉक्सिया होता है, या हाइपॉक्सिया होगा लैस्टिट्यूड की वजह से। और हाइपॉक्सिक सेल इंजरी जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से आपको हाइपॉक्सिक आपकी सेल की इंजरी हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से।